तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ कंबोडिया की राजधानी फोनम पेन में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यहाँ के फूड के बारे में, यहाँ के वीज़ा प्रोसेस के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में और यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताऊँगा, जो कि हर एक टूरिस्ट पर्सन को पता होना चाहिए। बिकॉज जब भी आप यहाँ पे कंबोडिया विजिट कर रहे हो तो आपको रूल्स और रेगुलेशंस पता होने चाहिए यहाँ पे क्या तौर तरीका चल रहा है। वीज़ा के बारे में जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ, इंडियंस के लिए यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है और ई वीज़ा का भी ऑप्शन है। जो पर्सन फर्स्ट टाइम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वो पहले अपना ई वीज़ा एप्लीकेशन डालें। मैं वीज़ा एप्लीकेशन डालने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। बाकी यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल भी है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे तीसरी बार यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ, तो मैंने वीज़ा ऑन अराइवल लिया। मैं थाईलैंड के इंडिया से पहले थाईलैंड ट्रैवल किया और थाईलैंड से मैंने कंबोडिया ट्रैवल किया। तो मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता देता हूँ जो कि आपको ई वीज़ा में ज़रूरत पड़ेगा। आपको अपने पासपोर्ट के फ्रंट और बैक के PDF कॉपी, वाइट बैकग्राउंड के साथ एक फ़ोटो, सेकेंड आपके पैन कार्ड और आपके टिकट्स वगैरह भी होने चाहिए, तब आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ई वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहते हो, आप डायरेक्टली विजिट करना चाहते हो, तो जस्ट आप सीधा सबसे पहले अपने टिकट्स वगैरह आप बुक करो, आने जाने का दोनों। क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन इस समय बहुत स्ट्रिक्ट है इंडियंस को लेके, इंडियंस, नेपाली और पाकिस्तानी को लेके। कुछ रीजंस है जो कि मैं एक वीडियो इसके लिए अलग बनाऊंगा। जाने आने का टिकट बुक करो, होटल बुकिंग कंफर्मेशन होना चाहिए। बिकॉज अगर होटल बुकिंग यहाँ पर कंफर्म नहीं है और इमिग्रेशन ऑफिसर अगर होटल पे कॉल करके चेक कर लेता है और अगर होटल वाला डिनाई कर देता है कि उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, तो मे भी इमिग्रेशन में आपको रोक दिया जाएगा और डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि इंडियंस और पाकिस्तानी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। इसके रीज़न भी बहुत मेजरली है, तो मैं इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊँगा। तो वीज़ा के बारे में कुछ इसी प्रकार है कि आप अपने वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पे ले सकते हो। वीज़ा का कॉस्ट टोटली $30 होते हैं, जो कि आप कैश इन हैंड लेके चलोगे, आपको ऑनलाइन पे नहीं करना होता है। आप सीधे $30 अपने पासपोर्ट के साथ आप यहाँ पेमेंट करोगे। जैसे फ़्लाइट से उतरते हुए आप वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर पे जाओगे, वहाँ पे पहले वीज़ा फ़ीस पे करोगे और सेकेंड फिर इमिग्रेशन पे जाके वहाँ पे आप अपनी स्टैंपिंग करोगे। अब आ जाते हैं यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। जब आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप वहाँ पर सिम कार्ड खरीदो, जो कि आपको $5 से $7 के बीच में पड़ेगा। एज़ यूजुअल जितने दिन के लिए आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो उसी हिसाब से आप यहाँ पे सिम कार्ड ले सकते हो। जनरली आप यहाँ पे स्मार्ट कंपनी का सिम कार्ड लोगे तो उसके रेंज वगैरह बहुत अच्छे हैं, मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ। और सेकंड, सिम कार्ड लेने के बाद आप सीधा ग्रैब का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जो कि मैं आइकन आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ग्रैब, जो कि बहुत जेन्युइन प्राइस वगैरह होता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ पे नॉर्मली टुक भी चलता है। टुक एज अ इंडिया आप ऑटो मान के चल सकते हो। जो दिल्ली में ग्रीन करके ऑटोज चलते हैं, यहाँ पे उसको टुक बोलते हैं। तो उनके भी फेयर्स वगैरह जेन्युइन ही होते हैं, बट अगर आप ऑफलाइन बुक करते हो तो मे बी दे विल चार्ज मोर। सो इट्स बेटर टू डाउनलोड ग्रैब एप्लीकेशन, और ग्रैब एप्लीकेशन के थ्रू आप सीधा आप बुक करके अपना ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर आप ट्रैवल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं यहाँ के कल्चर के बारे में। यहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं, अगर मैं सच बताऊँ तो इंडियंस की तरह। तो आप मेरा मतलब समझ ही गए हो, इंडियंस की तरह। इंडियंस भी प्यारे होते हैं और कुछ खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इंडियंस भरे हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ के लोग एक तरीके से अच्छे ही होते हैं, बट कुछ स्कैमर्स भी होते हैं, जो कि मेरे साथ एयरपोर्ट पे हो चुका है। जब मैं सिम कार्ड खरीद रहा था, मैंने उसको $100 का नोट दिया, तो उसने मुझे वापस में भी डॉलर ही रिटर्न किया, बट जो रिटर्न किया ना उसने $20 का मुझे फेक नोट भी पकड़ा दिया। तो इस स्कैम से आप बचे रहना। जब भी आप कंबोडिया आना तो आप डॉलर को पहले कन्वर्ट करवा लेना यहाँ के लोकल करेंसी रियाल में, जो कि एक डॉलर का कीमत लगभग 4000 रियाल होता है। आपको 4050 या 4100 मिल भी जाता है कहीं, लेकिन आप 4000 रियाल मान के चलो कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये रहा पहला स्पॉट, जो कि बहुत लाइक एक तरीके से बहुत फेमस है यहाँ पे। इसको कहते हैं रिवर साइड। यहाँ पे बहुत सारे आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे रहने के लिए भी, और मेनली आप एक तरीके से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो रिवर साइड में भी। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी चलता है, क्रूज़ बोटिंग भी चलता है। आप अंदर बैठ के खाना वगैरह भी खा सकते हो, जिसकी फ़ीस ऑलमोस्ट $2 होती है पर पर्सन। तो यहाँ पे आके अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो रात के टाइम, दिन के टाइम, क्योंकि ये 24 घंटा एक तरीके से खुला होता है। उसी के ठीक सामने रॉयल पैलेस पड़ता है। राइट साइड में रॉयल पैलेस है और लेफ्ट साइड में पूरा एक तरीके से रिवर है। आप ये देख सकते हो इस समय यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा है, जो कि कहते हैं वाटर फेस्टिवल, जो कि 3 दिन लगातार चलेगा और 3 दिन के दौरान सारी चीज़ें यहाँ पे बंद है। फेस्टिवल चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे बोट वगैरह अपने रेस कर रहे हैं, जूम करते हैं। अरे उसका आवाज़। तो अब बात
बात करते हैं यहाँ से टूरिस्ट प्लेस के बारे में। हम इंडियंस यहाँ पे आएंगे और कौन कौन से प्लेस घूमेंगे, तो मैं आपको एक रफली आइडिया बता देता हूँ, और अगर कुछ बोलने में छूट भी जाता है तो मैं उसके डिटेल वीडियो में आपको दे दूँगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला प्लेस जहाँ पे अभी समय मैं हूँ वो है रॉयल पैलेस में, लेफ्ट साइड में रॉयल पैलेस है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक तरीके का टूरिज़म प्लेस है जो कि आगे राजा महाराजाओं के पूरे डिटेल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, फोटो वगैरह लगे हैं और देखने में बहुत खूबसूरत है, गोल्डन कलर का है, जिसको एक तरीके से रॉयल पैलेस बोलते हैं। अब आ जाते हैं फिर मेरे राइट साइड में जो है वो रिवर साइड है, जहाँ पे लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और एक तरीके से वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है, तो आप बोटिंग वगैरह भी वहाँ पे कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में डिटेल्स भी दिए गए हैं कि कितने डॉलर्स वगैरह में आप ऑन बोट कर सकते हैं। अब तीसरे पे आ जाते हैं कि यहाँ पे म्यूज़ियम का नाम है टोंग फ्लैग म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। इसका एक बहुत आ जाते हैं किलिंग फील्ड। किलिंग फील्ड एक तरीके से उसी म्यूज़ियम से रिलेट करता है, क्योंकि वहाँ भी लोग मारे गए थे और किलिंग फील्ड पे भी ले जाके मारे गए थे। ये पोल पोर्ट की कहानी पे आधारित है। अब बात करते हैं खाना के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको खाने को मिलता क्या है। आप यहाँ पे कंप्यूटर को दाना भी खिला सकते हैं, कम्बोडिया में भी कंप्यूटर होते हैं, हाँ ला सकते हैं और इसको खा भी सकते हैं। यहाँ पे लोग कुछ भी खाते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कम्बोडिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसी जगह पे यहाँ पे हर चीज़ खाया जा सकता है, मतलब उसी टेबल को छोड़कर सब कुछ खा सकते हैं। तो हम इंडियंस ज़्यादातर जो अवॉइड करते हैं वो बीफ और पोर्क करते हैं, बाकी और सारी चीज़ें हम भी खाते हैं। तो कम्बोडिया की बात करें, अगर आप स्ट्रीट फूड अगर खाते हो, स्ट्रीट फूड कंज्यूम करते हो, तो आपको मेनली बीफ, पोर्क, चिकन ये मिलने को मिल जाएगा। और भी यूनिक चीज़ें जो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे सी फूड के अलावा आप फ्रॉग, स्पाइडर और भी बहुत सारे सी फूड्स हैं वो आप खा सकते हो। तो यहाँ पे स्पाइडर और ये केकड़ा वगैरह बहुत कॉमन है, आप कंज्यूम कर सकते हो। फ्रॉग भी बहुत यूनिक है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैंने देखा यहाँ पे। ये तो रहा नॉन वेजिटेरियंस के लिए। और वेजिस के लिए क्या है, वेज के लिए भी कुछ ऑप्शंस है, घास फूस है, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो यहाँ पे। बाकी बहुत सारे स्ट्रीट फूड में आपको वेजिटेरियंस ऑप्शन मिल जाते हैं, कुछ खास नहीं होते हैं, बट ठीक है, आपके काम चलने लायक होते हैं। इसीलिए मैंने 7-Eleven को हमेशा बोलता हूँ कि आप 7-Eleven विज़िट करो, आपको खाने पीने का परेशानी वहाँ पे नहीं होगा। अब आ जाते हैं फ्रूट के बारे में। यहाँ पे फल वगैरह मिल जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो, मैंने अभी इसको बाई किया है। फल है, इस तरीके से फ्रूट चाट आप बोल सकते हो। इसमें उन्होंने 5 तरीके के फल इसमें डाले हैं, मिक्स आप किए हैं और मसाला वगैरह डाल के इसको एक तरीके से बनाया, जो कि इसका कॉस्टिंग ऑलमोस्ट मुझे 3000 रियाल पड़ा है। तो 3000 रियाल एक तरीके से 85 और 90 सेंट्स होते हैं, $1 से कम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया $4000 का $1 होता है। तो फूड को लेके आप बेफिक्र रहो। अगर नॉन वेजिटेरियन हो, सी फूड लवर हो, तो आप आराम से आके यहाँ पे खा सकते हो। और अगर वेजिटेरियन तो बहुत देख के आप खाना, क्योंकि यहाँ पे वेज में भी वो नॉन वेज मिला के ही रखते हैं। एक ही कढ़ाई पे उन्होंने, अगर फ्राइड राइस आप खाते हो, बीफ फ्राइड राइस, एक ही कढ़ाई में उन्होंने बीफ फ्राइड राइस बनाना है, उसी में पोर्क बनाना है, उसी में फ्रॉग बनाओ, उसमें चिकन भी बनाना है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको केयर करके चलना चाहते हो तो आप अच्छी जगह जाओ जहाँ पे आपको हर चीज़ सेपरेट मिले। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रीट फूड में अगर आप देखोगे तो वो एक ही बर्तन में सारी चीज़ें पका देते हैं, फिश वगैरह तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप ये चीज़ अपने हिसाब से आप केयरफुल रहना। बाकी खाने पीने को लेके मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक तरीके से सारी थाईलैंड और वियतनाम का ही कॉन्सेप्ट चलता है, हर चीज़ें यहाँ पे खाते हैं। और अगर मैं बात करूँ खाने का एक बजट लेके, तो आप ये माने चलो, अगर आप एक पर्सन हो, अगर आप चिकन फ्राइड राइस भी खाते हो तो $2 से $3 का करीबन मिनिमम बिलिंग लगता है। उसके साथ अगर आप कोल्ड ड्रिंक भी लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट टोटल अगर आप फुल पेट खाना खाना चाहते हो तो आप $5 इतना आपका कंज्यूम हो जाता है स्ट्रीट फूड के बारे में। बाकी यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है, बांग्लादेशी भी है, जो कि आप वहाँ जाके अपने इंडियन फूड को ट्राई कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी ट्रैवल करता है अब्रॉड, वो लोकल फूड ही ट्राई करना चाहता है। तो इंडियंस ब्रांड है यहाँ पे, क्योंकि खाने पीने को लेकर आपको परेशानी नहीं होगा अगर आप वेजिटेरियन हो तो, या फिर हिंदुस्तानी खाने पसंद करते हो तो। बाकी आप स्ट्रीट फूड ट्राई करो, एंजॉय करो। बजट एक तरीके से ये कंट्री में सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से सस्ता है अगर कंपेयर करें और अदर कंट्री से। मैं इंडिया से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं और कंट्री से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ये बहुत सस्ता कंट्री मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने को लेके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रेट वगैरह भी आपको बहुत अच्छा मिल जाते हैं। $2 से तो कोई भी खाना आपका स्टार्ट हो जाता है। तो मैं मोस्टली 7-Eleven से ही फूड लेता हूँ, वो मेरे लिए सही पड़ता है, क्योंकि
या किसी भी कंट्री से अगर कम्बोडिया विजिट करना चाहते हो तो एक बात का आप ध्यान रखना, अपनी डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपर रखना, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत ही टाइट है इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी के लिए। तो आप अपने डॉक्यूमेंट पर ज़्यादा ध्यान रखना। पैसा फ़ंड आप पूरा कैरी करना, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम फ़ंड $500 देखते हैं, तो आप मोस्टली $1000 आप लेके चलना, बिकॉज यहाँ पे खर्चा वगैरह हो भी जाता है। और सेकंड, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी आपके पास रखना। फॉरेक्स कार्ड ही आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका एक तरीके से एक्सचेंज रेट वगैरह बहुत अच्छा मिल जाता है यहाँ पे बहुत टाइट है, तो आप सारे अपनी डॉक्यूमेंटेशन लेके चलना है यहाँ पे। और डॉलर्स मेन थिंग, वो हमेशा पूछते हैं इमिग्रेशन पे कि आप कितने पैसे कैरी कर रहे हो, तो आप अबव $1000 तो आप मिनिमम लेके चलना, इससे कम में आप मत लेके आना। वैसे $500 में भी ये मान जाते हैं, बट आप $1000 लेके चलना। और सेकंड थिंग, अगर आप कम्बोडिया डायरेक्टली दिल्ली से, क्योंकि इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट होने की वजह से दिल्ली से भी चढ़ने नहीं दे रहे हैं इस समय 2024 के लास्ट नवंबर में, तो आप थाईलैंड के थ्रू भी आ सकते हो। अगर आप थाईलैंड वहाँ पे पहुँच सकते हो, थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ आप उतर के फिर वहाँ से बाई बस या बाई फ्लाइट आप सीधा कम्बोडिया आ सकते हो। यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी ये जो भी जानकारी मैंने दिया है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हो सकता है इसमें कुछ दूसरे तरीके का भी हो, बट जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मेरा तीसरा टाइम है कम्बोडिया में, तो मैंने ज़्यादातर जो भी इन्फॉर्मेशन कवर कर पाया मैं कवर किया हूँ। बाकी और भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा हर एक चीज़ के अलग एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सारी डिटेल्स आप खुद जान सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।